हाँ, तो आज शिवांशु 11 तारीख के लिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम्म। आज पहले एक बार बात कर लेते हैं कि आज पूरे पूरे दिन के लिए कि क्या क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या मेजरली इंपॉर्टेंट कुछ दो चार टॉपिक्स जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वो एक बार मेंशन कर दो। एक तो द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही आया है जो 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें ओबीसी की लिस्ट अब राज्य सरकारें बनाएंगी। एक हम्म। आया है क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेके कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पब्लिश करना पड़ेगा हर राज्य सरकार को पहले ही। और हम्म। वो भी सोशल मीडिया हैंडल तक पे पब्लिश करना पड़ेगा। अब जो जितने भी लोग होते हैं क्रिमिनल जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको लेके एक हम्म। उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च हो गई है। जो पहले उज्ज्वला स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में यूपी में, उससे ही रिलेटेड है 2.0। और उज्ज्वला वही थी कि फ्री सिलेंडर बांटे जा रहे थे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे या जो गरीब लोग थे, हम्म। पोवर्टी क्लास के लोग, उन लोगों को। फिर एक आई है विनेश फोगाट जो अभी ओलंपिक्स में गई थी, तो हम्म। उन पे इनडिसिप्लिन को लेके चार्जेस लग गए हैं, टेम्परेरी चार्जेस। और कुछ इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज आई है जो कि नेशनल वेस्टलैंड्स की वगैरह में आई है, कॉइन कॉइन डीसीएक्स की वगैरह में आई है कि कॉइन डीसीएक्स पहला क्रिप्टो पोर्टल बन गया है इंडिया का, जो यूनिकॉर्न कंपनी वगैरह यूनिकॉर्न कंपनी में आ गया है वो। एक हम्म। आईसीसी की न्यूज आई है जो ओलंपिक को पुश करेगा आईसीसी। फिर द हिंदू में आर्टिकल्स आए हैं, एक यूएन क्लॉज पे आया है जिसके बारे में पीएम मोदी इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं यूएन की। तो यूएन क्लॉज क्लॉज को लेकर एक आर्टिकल आया है कि यूएन क्लॉज में क्या क्या है, कैसी चीजें, पीएम मोदी ने इसको क्यों उठाया, इस मुद्दे को किस वजह से उठाया। तो इसका बैकग्राउंड अपन जानेंगे, आगे कैसा है सब चीजें जानेंगे इसके बारे में। एक आया हम्म। है फ्री ट्रेड की ट्रेड को कैसे नुकसान पहुंचाया है कोविड ने, इसको लेके द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है। तो वो अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और एक आईएएस ने ही लिखा है बाय द वे, तो ऑटोमेटिकली जब कोई एक ऑफिसर होता है तो वो अपनी बातें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है इन कंपेयर टू कोई पॉलिटिशियन कोई आर्टिकल लिखे तो हम्म। एक ये आर्टिकल आया है द हिंदू में। एक आया है टर्मिनल्स को लेके कि ट्रिब्यूनल्स, सॉरी, एक आया है ट्रिब्यूनल्स को लेके। तो जो ट्रिब्यूनल्स बनती हैं जो जस्टिस एक्सपर्टीज वर्कलोड को कम करने के लिए बनती हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह बनाती है, उन ट्रिब्यूनल्स में लोगों को हायर नहीं किया जा रहा। सीजीआई ने सीधे लताड़ लगा दी केंद्र सरकार को कि हम्म। चाहते क्या हो, हम इनको बंद कर दें। हम कोलेजियम से रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, सरकार उनको अप्रूव नहीं कर रही है, लटका के रख रही है, मतलब पॉकेट वीटो टाइप का यूज कर दे रही है उन पे। तो जब ट्रिब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स में जजेस को रखना ही नहीं है, एम्प्लॉय ही नहीं करना है, तो इनको क्या बंद कर दे, चाह क्या रहे हो। तो ये सब के ऊपर पूरा अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी न्यूज हैं जिनको अपन लोग आज कवर करेंगे छोटे छोटे, और सबको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। हम्म। देखो फर्स्ट देखो फर्स्ट न्यूज आई है द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही कि 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि ओबीसी कास्ट को लेके आया है कि ओबीसी लिस्ट में किस किस कास्ट को रखना है, ये अब केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, जब राज्य सरकार तय करेंगी। उसको हम्म। पार्लियामेंट से पास कर दिया गया, लोकसभा से। अब जो नेशनल, अभी तक क्या होता था ना कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी जातियों के लिए जो आयोग बना कर रखा है, वो आयोग बताता था आर्टिकल नंबर 338 बी और 342 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को कि किसको ओबीसी की लिस्ट में रखना है, कौन कौन सी जातियां होंगी या कौन कौन से सरनेम वाले लोग होंगे, कौन कौन से पिछड़े लोग होंगे, उनको ओबीसी में रखना है। तो प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करते थे, कि नियुक्त क्या, उनको उस लिस्ट में डाल देते थे ओबीसी की लिस्ट में। बट अब क्या है ना, अब राज्य सरकारें बताएंगी बैकवर्ड क्लास कमीशन को, और फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन प्रेसिडेंट को बताएगा, और फिर प्रेसिडेंट उनको ओबीसी में डाल सकता है। अब हुआ क्या, जैसे अपन देखते हैं ना कि मराठा का महाराष्ट्र में चल रहा था, पाटीदार का गुजरात में चल रहा था, ये गुजर मीना का राजस्थान में चल रहा था, एमपी में भी चल रहा है, यूपी में भी बहुत सी कास्ट हैं जो कह रही हैं हमको ओबीसी में डाला जाए। तो ये सब चीजें अब डाली जा सकेंगी 127th आर्टिकल, वो 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। हम्म। बट वही है कि कल भी अपन ने इसमें बात की थी कि इसका गलत यूज भी किया जा सकता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव में। अब इसमें कहा जाए कौन कौन से दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो एक आर्टिकल है 366(26)(सी), 366 सब क्लॉज 26(सी), ये एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है। और दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया है 338(b)(9), ये दो आर्टिकल्स हैं जो जोड़े गए हैं इसमें। और बाय द वे जो 50% वाला कैप था ना कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़नी चाहिए, वो 50% वाला कैप भी अब हटा दिया गया है। और अब
रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर भी जा सकती है वैसे में। और हम्म। अपोजिशन पार्टीज ने भी कहा कि हाँ 50% वाला कैप हटना चाहिए, सरकार ने भी समर्थन किया तो हट गया वो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो हम्म। इस पूरे में तो यही था। हाँ। हम्म। हाँ, तो अभी अभी जैसे एम्स से न्यूज़ आ रही है कि इन लोगों ने अल्ट्रासाउंड टेली रोबोटिक सिस्टम बनाया है। हाँ। तो मतलब बेसिकली अगर बात की जाए इसके बारे में, तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए तो डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता था। हम्म। तो अब है कि एक डॉक्टर हमेशा रेडिएशन ले रहा होता था, हमेशा डॉक्टर को कितने सारे पेशेंट देखने होते थे। और जैसे अभी अभी कोरोना आया, तो सोशल डिस्टेंसेस की वजह से अभी एक और महंगा टाइप का एक मेथड ये लोग यूज़ कर रहे थे, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करके, जिसके लिए जिसको तो थोड़ा काफ़ी रिसोर्स हैवी था, जो महंगा था, पैसे ज़्यादा लग रहे थे। तो हम्म। अभी एम्स और आईआईटी ने एक नया सिस्टम तैयार किया है, अल्ट्रासाउंड टेलीरोबोटिक सिस्टम, जिससे ऐसा समझो कि रिमोट जगहों पे, मतलब रिमोट जगहों पे, मतलब रोबोट के यूज से वो लोग अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे डॉक्टर के प्रेजेंस के बिना। तो हम्म। ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली काफी अच्छी चीज हो गई है कि डॉक्टर्स को हमेशा वो रेडिएशन सहने का, डॉक्टर्स को हमेशा रेडिएशन सहने की अभी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रोबोटिक आर्म है जो उनके लिए अल्ट्रासाउंड कर देगी, दूर से ही वो कर सकेंगे इन चीजों को। हम्म। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। एक और न्यूज आई है जिसमें कहा गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो चुनाव वगैरह में खड़े होते हैं, उनके सारे कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हर पार्टी को 48 घंटे में, जब से वो खड़े होते हैं पर्चा भर के आते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो 48 घंटे में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करने पड़ेंगे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और जो सरकार की जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट्स, उनके भी फ्रंट पे ही पब्लिश करने पड़ेंगे कि अगर इनके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तो। क्योंकि अपने यहाँ जनता को पता नहीं होता और वो क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा चुन लेती है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए ना बिहार चुनाव की, तो 70% जो बीजेपी वाले हैं, आरजेडी के तकरीबन 70% हैं, कांग्रेस के 64% हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उन सब पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इवन तो अगर अभी हम्म। प्रेजेंट के लोकसभा की भी बात की जाए ना, तो 43% जो लोग हैं उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और उनमें से भी 30% लोग उन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग हैं। 116 लोग बीजेपी के ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस है, और सेकंड नंबर पे कांग्रेस है जिसपे 29 ऐसे लोग हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस है। तो इसमें तो यही था। अब नेक्स्ट की बात करें तो एक आई है उज्ज्वला 2.0 को लेके न्यूज, कि अपने पीएम मोदी ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसमें इस बार माइग्रेंट जो वर्कर्स है ना, जो एक से दूसरी जगह माइग्रेशन हो गया, जॉब्स खत्म हो गई कोरोना की वजह से, तो उनको फोकस किया जाएगा इस बार की उज्ज्वला स्कीम में। जिसमें ये कहा जा रहा है कि 11,000 से ज्यादा नए एलपीजी सेंटर्स बनेंगे, और वो लोग चाहेंगे तो उनको फ्री में, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फ्री में इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा, फिर फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अब ये है उज्ज्वला 2.0। अब उज्ज्वला पहले की बात करते हैं, वो 2016 में शुरू हुई थी और 2020 में बंद हो गई थी फायदा में वो। तो वो यूपी के बलिया से शुरू हुई थी, और जिसमें क्या था ना कि जो नेचुरल गैस है या पेट्रोल गैसेस है उनको कम करने की बात की गई थी, जिससे नेचर को फायदा हो। क्योंकि अपनी जो माताएं बहनें हैं जो गरीब परिवारों में है, उन पे गैस कनेक्शन होते नहीं है, तो उनको फ्री गैस कनेक्शन देना, जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, ऐसे 5 करोड़ परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको पूरा भी किया गया सरकार के हिसाब से। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि गैस कनेक्शंस दिए तो गए, बट बाद में जो रिपोर्टें आई हैं वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि उत्तराखंड में 99% लोग जिनको गैस कनेक्शन बटे थे, उन्होंने कभी अपना गैस सिलेंडर रिफिल ही नहीं करवाया। इवन दो जब आईटीआई लगा के डाटा मांगा गया तो सरकार पे वो डाटा था ही नहीं, क्योंकि सरकार की जो मिनिस्ट्री है जो इसको देख रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, उसके पास में खुद डाटा नहीं था कि कितने लोगों ने बाद में रिफिल करवाए, या इन कनेक्शनों का सच में उन परिवारों ने यूज किया कि नहीं किया। इवन तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी बताया था कि केवल 26% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोबारा सिलेंडर को रिफिल करवाया था, वरना लोगों ने रिफिल ही नहीं करवाई, केवल कनेक्शन ले लिया और वो कनेक्शन खत्म, वहीं पे खत्म हो गया फ्री कनेक्शन के बाद। अब कहा जाए कि इन लोगों ने रिफिल क्यों नहीं करवाया, तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि प्राइसेस की वजह से।
क्योंकि प्राइस सिलेंडर के इतने हाई हैं और आम जनता के लोग या गरीब लोग हैं, बीपीएल के लोग, तो वो कैसे ही इसको बियर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, एक डाटा मेंटेनेंस की बात की, अपनी ना तो मिनिस्ट्री ने और ना ही भारत सरकार ने डाटा को मेंटेन किया, क्योंकि अगर डाटा मेंटेन करते तो उनको ये चीजें पता पड़ती, और अगर ये चीजें पता पड़ती तो उस पर वर्क किया जाता कि कैसे उज्ज्वला वालों जिनको फ्री सिलेंडर्स बांटे गए, फ्री कनेक्शन बांटे गए हैं, उन लोगों को लगातार उस कनेक्शन का फायदा मिलता रहे। इसके लिए पहले डाटा होना चाहिए अपने पास में, तभी अपन कोई एक पॉलिसी बना सकते हैं। तो इसका डाटा मेंटेन नहीं किया गया। दूसरी तरफ यही दोनों चीजें हैं जो सबसे मेन चीजें हैं जिस वजह से उज्ज्वला स्कीम एक, बहुत से अपोजिशन का कहना है कि उज्ज्वला एक फेल स्कीम थी, क्योंकि कनेक्शंस तो तुमने दे दिए लोगों को, सिलेंडर्स दे दिए, चूल्हे दे दिए, बट उनका वो यूज ही नहीं कर रहे, तो उसका मतलब क्या है। अब इसमें अगर देखा जाए ना, तो 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस समय गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते हैं। उनमें से 1.5 करोड़ लोग तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडी छोड़ रखी है। अब सब्सिडी कैसे कैसे छोड़ी जा सकती है? या तो तुम 12 सिलेंडर से ऊपर लेते हो, अगर 12 की जगह 13वां सिलेंडर लिया तो तुम्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी उस पर। दूसरा, अगर तुम्हारी ईयरली जो इनकम है वो 10 लाख से ऊपर है तो तुम्हें गैस सब्सिडी नहीं दी जाती है। और थर्ड, अगर तुम खुद से कह दो कि हाँ हमें गैस सब्सिडी छोड़नी है तो तुम्हारी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ये 3 तरीके हैं गैस सब्सिडी को छोड़ने के। और इस समय 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गैस सब्सिडी ले रहे हैं, और 1.5 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी बंद कर दी अपनी, इन्हीं तीनों में से एक तरीके को अपना के। दैट्स ऑल। एक आई है कि भारत ने अफगानिस्तान से अपने जो पर्सनल्स हैं उनको इमरजेंसी में वापस बुला लिया कि आओ भारत वापस आ जाओ, क्योंकि जो मजार शरीफ है और जो इवन दो काबुल भी है, काबुल से भी अपन लोगों ने अपने जो पर्सनल्स हैं, जो गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं, उनको वापस बुला लिया है। क्योंकि पहले अपन लोगों ने काफी कोशिश की कि तालिबान से बात की जाए, बट तालिबान से बात नहीं हो पाई, और सरकार अपनी फॉर्मल बात करना नहीं चाहती है, इनफॉर्मल बात करने की कोशिश कर रही थी, तो वो उन लोगों ने माना नहीं। तो इस वजह से अभी मजार शरीफ जैसे उन लोगों ने वहां पे हथियार लिया, और धीरे धीरे दिख रहा है कि पूरा अफगानिस्तान ही तालिबान के संरक्षण में आ जाएगा। तो इंडिया वहां से अपने सारे ऑफिशियल्स को जल्दी जल्दी वापस बुला लेगा। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि जब हाईकोर्ट में क्या होता ना, जब एमपी और एमएलए कोई बंदा चुना जाता है, तो जो केसेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अगर वो इवन दो कोई सीजर क्राइम के नहीं, सीरियस क्राइम के नहीं है या क्रिमिनल केसेस नहीं है, तो उन केसेस को ज्यादातर सरकार के कहने पे खत्म कर दिया जाता है। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये किसी भी एमपी एमएलए पे चल रहे केसेस को तब तक खत्म नहीं कर सकेंगी जब तक कम से कम हाई कोर्ट लेवल की कोई कोर्ट उनसे नहीं कहेगी खत्म करने को। तो होता क्या था ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, ये कोई एमपी एमएलए बना तो इन पे चल रहे केसेस को निचली अदालतों में खत्म कर देते थे, लेकिन अब ये तब तक खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक हाईकोर्ट परमिशन ना दे इनको। दैट्स ऑल, ये इस न्यूज में है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है विनेश फोगाट को लेके। विनेश फोगाट जो इस समय रेसलिंग में गई थी अपने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है ना, उनको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। उन पे 2-3 चार्जेस लगे हैं। पहली बात तो उनने जो ड्रेस कोड था, जो इंडिया को यूज करना था, जो ड्रेस पहननी थी, वो उन्होंने नहीं पहनते हुए नाइकी की कोई ड्रेस पहन के गई। दूसरा, इंडिया की टीम जहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी उनके साथ में उन्होंने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया, इवन तो वहां पे रहने से मना कर दिया। वो हंगरी से डायरेक्ट आई थी विनेश फोगाट, और हंगरी की टीम के साथ ही आई थी, उन्हीं के साथ में उसी साइड रह रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो इंडिया की तरफ से है। तो ये एक तरीके से इनडिसिप्लिन है, और इस इनडिसिप्लिन को चलते रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसके प्रेसिडेंट ब्रज मोहन है बाय द वे, और हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में है, तो उन्होंने विनेश फोगाट को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है किसी भी नेशनल या लोकल रेसलिंग मैच खेलने से, और उनसे लिखित में नोटिस का जवाब मांगा है जल्द से जल्द कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दैट्स ऑल इस न्यूज में तो ये है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि अपने जो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड दिलाया इस बार के ओलंपिक में, उन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड दिलाया था, और इंडियन गवर्नमेंट 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया करेगी। ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है अब से हर साल, और वो किसके उपलक्ष्य में कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया था पहला जेवलिन में, इसलिए जेवलिन डे। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है आईसीसी को लेके कि आईसीसी खुद को पुश करेगी और कोशिश करेगी कि अगले 2028 के जो ओलंपिक होंगे ना,
उनमें वो खुद को लाने की कोशिश करेगी कि वहां पे क्रिकेट मैचेस हो ओलंपिक में 2028 के जो पेरिस ओलंपिक है उनमें। लास्ट अगर बात की जाए तो आज तक क्रिकेट ओलंपिक में केवल एक बार रहा है, वो रहा है 1900 में, और उसमें यूके था जिसने गोल्ड जीता था उसमें, और जो वो हुए थे और वो हुए तब बर्लिन में थे बाय द वे 1900 में। लेकिन 1900 में हुआ क्या था ना कि ज्यादा टीम्स ही नहीं थी जो क्रिकेट खेलती थी। एक ही देश ने खुद से दूसरे देशों में जा जाके 10-10 11-11 लोग पकड़ के लाए थे, जबरदस्ती क्रिकेट खिलवाया उनके देश के नाम से, और हरा के खुद ने यूके ने जीत लिया था। तो उन्होंने देखा कि कोई है ही नहीं इस खेल को खेलने वाला, दूसरे देश खेल ही नहीं रहे हैं, तो ये ओलंपिक में रहने लायक गेम ही नहीं है। लेकिन अब देखा जाए जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ा है, काफी देश उसको खेलने लगे हैं, तो इसकी बात की जा रही है कि ओलंपिक में क्रिकेट को जोड़ा जाए, और आईसीसी भी पुश करेगी और कोशिश करेगी कि 2028 में जो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं ओलंपिक्स, उनमें क्रिकेट को लाया जाए ओलंपिक्स में। दैट्स ऑल। एक न्यूज आई है इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल वाटरवेज को लेके, कि जो इंडियन वाटर अथॉरिटी जो बिल आया ना अभी, उसमें क्या किया गया है कि जो इंडियन वाटरवेज है, वाटरवेज मतलब जो अपनी नदियों पे बने हुए वेज, जैसे हाईवे होते हैं रोडों के, ऐसे ही वाटरवेज होते हैं नदियों पे बने हुए। अब उनको जो इंडियन वाटर अथॉरिटी बिल आया है अभी जो 2021 में पास हुआ है, उसमें पहले वाटरवेज पे किस हिसाब से आने जाने चाहिए, नाव कितना टैक्स लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब तय करती थी राज्य सरकारें, जिनके राज्य में वो नदी होगी। अब इसको वाटरवेज को, जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं, उनके सारे नियम और कानून तय करेगी सेंटर। बट देखा जाए तो एक अच्छी भी बात है, क्योंकि एक नदी कई बार 3-3 4-4 राज्यों से निकलती है, और सब राज्य अपने अलग अलग कानून उस पर लगा देंगे, तो वाटरवेज का कोई भी लॉजिस्टिक ढोने लेने में कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। अब बेसिक बात की जाए ना कि अभी अपने नेशनल वाटरवेज कितने ऑपरेशनल है, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि 13 नेशनल वाटरवेज हैं जो ऑपरेशनल है, और नेशनल वाटरवे जो 1 है जो कि गंगा नदी पर है, वो सबसे बड़ा अपना इंडिया का नेशनल वाटरवे है। और अब अंतर देखे ना कि हाईवे और वाटरवे में कितना अंतर होता है, तो 24 टन का कोई भी माल 1 किलोमीटर धोने के लिए 1 लीटर पेट्रोल जलता है। वहीं अगर अपन लोग वाटरवेज से देखते हैं तो 90 टन का माल ढोने में 1 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल जलता है, मतलब 3 गुनी एफिशिएंसी हो जाती है वाटरवे में, और पैसा भी कम लगता है और समय भी बचता है कई बार। तो इन सब चीजों को देखते हुए नेशनल वाटरवेज को इंडिया में अच्छे से डेवलप करके और उनको सुचारू रूप से चलाने, ऑपरेशनल बनाना जरूरी है। देखो, कहने के लिए तो 13 केंद्र सरकार ने कहा है, बट इन रियलिटी 2 वाटरवेज ही हैं जो अपने यहाँ चल रहे हैं, एक ब्रह्मपुत्र वाला, एक गंगा वाला, और बाकी ब्रह्मपुत्र और गंगा वाला जो वाटरवेज है वही चल रहा है। उसके अलावा और वाटरवेज सच में ऑपरेशनल नहीं है। देखा जाए तो थोड़ा बहुत 1-2 नाव अगर चल गई 1 साल में तो उसको ऑपरेशनल नहीं माना जा सकता। इनको अपने देश में और अच्छे से बढ़ाने की जरूरत है, इनकी डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे इंडिया में कॉस्ट भी कम आएगी और लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफर भी जल्दी किया जा सकेगा एक से दूसरी जगह। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक आई है कॉइन डीसीएक्स को लेके, कि कॉइन डीसीएक्स पहला ऐसा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है इंडिया में जो कि यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो गया है। उसको अभी $90 मिलियन का फंड मिल गया है एक कंपनी से। तो जैसे ही वो फंड मिला तुरंत के तुरंत ही वो यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो चुका है। तो अगर कोई पूछे कि पेपरों में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फर्स्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया का जो यूनिकॉर्न कंपनी बना, तो वो कॉइन डीसीएक्स है जो बन गया है। यूनिकॉर्न कंपनी की बात की जाए तो हर वो कंपनी जिसका कैपिटल $1 बिलियन से ऊपर है वो यूनिकॉर्न कंपनी मानी जाती है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो एक आई है पेट्रोल प्राइसेस को लेके। पेट्रोल प्राइसेस अपन देख रहे हैं लगातार समय में हाइक 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 होते चले जा रहे हैं, बट लोगों का मानना क्या है ना कि राज्य सरकारें हैं जो पेट्रोल पे ज्यादा टैक्स लगाती हैं, इस वजह से पेट्रोल हाइक होता है। बट ऐसा नहीं है इन रियलिटी। सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगता है मध्य प्रदेश में, जो कि तकरीबन 30 रुपए है, वेट लगता है। और वहीं अगर केंद्र सरकार का देखा जाए ना तो केंद्र सरकार 32.8 रुपए टैक्स लगाती है। तो जो सबसे ज्यादा टैक्स जो राज्य लगाता है वो भी केंद्र सरकार से कम टैक्स लगाता है। तो इससे पता पड़ता है कि ये चीज तो नहीं है कि राज्य सरकारें ज्यादा टैक्स लगा रही है केंद्र सरकार की अपेक्षा। अब टॉप 5 राज्यों की बात करें ना जो
सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्सेस लगाते हैं जिस वजह से पेट्रोल हाई है। तो फर्स्ट नंबर पे एमपी है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश है, फोर्थ पे तेलंगाना है और फिफ्थ नंबर पे कर्नाटका है, जो पेट्रोल पे राज्यों में सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो रिलायंस कंपनी ने बिल गेट्स के साथ मिलकर, एक कंपनी है यूएस की आईटी फर्म है आम्ब्री करके, AMBRI, आम्ब्री। तो आम्ब्री में बिल गेट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस फर्म ने। तो ये बस जानना जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में है कि रिलायंस फर्म्स ने किसके साथ मिलकर एम्ब्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो बिल गेट्स के साथ मिलकर किया है। हम्म। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि शेफर्ड बारमिन, शेफर्ड बारिम, शेफर्ड बारिम वो है जिन्होंने एटीएम की खोज की थी, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन। तो वो क्या था, मेघालय में जन्म हुआ था उनका, है वो फॉरेन के लेकिन उनका जन्म मेघालय में हुआ था। तो हम्म। शेफर्ड बरम जिनका मेघालय में जन्म हुआ था, जिन्होंने एटीएम की खोज की, उनकी 100वीं एनिवर्सरी पर, जन्म एनिवर्सरी पर, उसी हॉस्पिटल में जिसमें उनका मेघालय में जन्म हुआ था, वहां पे एटीएम मशीन लगाई जा रही है उनके ही नाम से। तो हम्म। दैट्स ऑल, ये जानना जरूरी है। एग्जाम के लिए ये जरूरी हो जाता है कि शेफर्ड बारमिन न्यूज में है, तो शेफर्ड बारमिन कौन है? तो शेफर्ड बारमिन है जिन्होंने एटीएम की खोज की थी। हम्म। हम्म। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए शर्ला ठकराल को लेके। शर्ला ठकराल कौन है ना, अगर इंटरनेशनली कहा जाए, देखो अगर इंडिया की बात की जाए तो भावना कांत है। इंटरनेशनली कहा जाए कि सबसे पहली महिला पायलट कौन थी, तो वो थी सरला ठकराल। तो सरला ठकराल की आज 107वीं जन्म दिवस है। तो इस पर गूगल ने उनको ऑनर किया है और उनको प्राइजेस किए हैं, उनके लिए पूरी गूगल फर्म में ऑनरेबल एक सेरेमनी भी रखी जाएगी। अब सरला सरला ठकराल की बात करें तो वो लाहौर में पायलट थी पाकिस्तान में, और वहीं उन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया था 90s के टाइम पे। 107 साल की हो गई है वो आज। दैट्स ऑल। देखो एक न्यूज और आई है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल इंसिनरेटर लगाया जा रहा है बक्सर बिहार में। इंडिया का पहला बायोमेडिकल इंसिनरेटर है जो बायोमेडिकल वेस्ट को रिसाइकिल करेगा। तो वो लग रहा है बक्सर बिहार में। हम्म। एक नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो केंद्र सरकार का जो टारगेट है, वो टारगेट है कि 2025 तक अपन लोगों को ऑयल में, जो क्रूड ऑयल की बात करता हूं मैं, तो क्रूड ऑयल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंड करके बनाना है, जिससे ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल में लाई जा सके और ऑयल को ज्यादा रीजनेबल बनाया जा सके लोगों के लिए। तो जो इथेनॉल उसमें मिलाया जाएगा 20%, उसको शुगर से प्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ दिनों पहले भी न्यूज में अपन ने ये बात की थी कि इथेनॉल पेट्रोल मिलाने के लिए शुगर से प्रोड्यूस करेंगे, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इंडिया शुगर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इवन, तो इस वजह से। हम्म। एक न्यूज आई है कि जैसे मालदीव्स में अपन लोग देखते हैं ना कि सेपरेट वाटर विलास होते हैं, क्योंकि देखो एक तो होते हैं जो टापू पे होटल बना दिए, और एक होते हैं जो नदी के बीच में अलग अलग विलास बनाते हैं। वो बहुत महंगे होते हैं, 50-50 60-60 हजार रुपए पर डे उनका प्राइस चलता है और लोग वहां पे जाके रहते हैं। तो मालदीव्स हम्म। की तरह ही अपने यहाँ लक्षद्वीप में सेपरेट वाटर विलास बनाए जाएंगे टूरिस्ट्स के लिए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिलकर काम करेगी उसको बनाने के लिए। दैट्स हम्म। ऑल। एक एक नेक्स्ट न्यूज आई है यू गवर्नमेंट मिंट सीपीआर के द्वारा, एक स्टडी आई है बाय द वे कि यू गवर्नमेंट सीपीआर ने एक स्टडी की है, उसके द्वारा केंद्र सरकार ने जो बताया ना कि 3 लाख मौतें हुई हैं कोरोना से अभी तक, वो 3 लाख नहीं है, वो तकरीबन तकरीबन 13 मिलियन है, मतलब 1.30 करोड़, तकरीबन हम्म। 1.25 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में कोरोना से मरे हैं, और केंद्र सरकार 3 लाख बता रही है। ये बात कही है यू गवर्नमेंट मिंट और सीपीआर की रिपोर्ट में कही गई है। दैट्स ऑल। और एक तो कल न्यूज में वैसे भी बहुत ज्यादा चला कि वर्जिन गैलेक्टिक उसने अपनी स्पेस फ्लाइट्स को शुरू कर दिया है हर इंसान के लिए, कि $4.5 लाख में वो स्पेस फ्लाइट्स करवाएगी। और बाय द वे लियोनार्डो डी कैप्रियो और जस्टिन बीबर जैसे लोग हैं, उन लोगों ने वर्जिन की फ्लाइट्स को बुक भी कर लिया है।
स्पेस में जाने के लिए। हम्म। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में इतना ही था। अब अगर एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो 3 एडिटोरियल हैं। और हम्म। पहला जैसे देखें तो एक एडिटोरियल आया है टाइटल जिसका है अंडरमाइनिंग जस्टिस। तो अभी टोटल ये हाई कोर्ट्स में और बेसिकली कोर्ट्स में टोटल वैकेंसीज देखी जाए तो 455 हो गई है। हम्म। जिसको लेके अपने चीफ जस्टिस ने एक लिस्ट भेजी है 240 वैकेंसीज की गवर्नमेंट को, और बोला है कि प्लान बनाने बोला है कि यार इसका इनमें लोग क्या करना है इन वैकेंसीज का। हम्म। अभी वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो वैकेंसीज की इतनी इतनी बड़ी नंबर वैकेंसीज हैं जिसके जिससे जिससे देख दो चार कंसर्न्स हैं जो कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं। हम्म। मतलब कोर्ट ने बेसिकली बताया कि यार ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो रही हैं। एक तो है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इतने सारे, और उसके वो जिनका उनका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है, जस्टिस प्रोवाइड जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। वैसे ही हमें पता है कि हमारे कोर्ट्स में इतना डिले होता है और इतने पेंडिंग केसेस हैं, और इतनी 455 वैकेंसीज से वो और बढ़ जाता है। हाँ। और देखा जाए फिर आगे आगे है कि स्पेशलाइजेशन और डोमेन एक्सपर्ट वाले जो जजेस होते हैं उनकी भी कमियां हो रही हैं, कि हम्म। स्पेशल स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें जजेस जजेस हैं ही नहीं। तो अब है कि वहाँ और डिले हो रहा है। और इससे इससे देखा जाए तो जस्टिस मिलने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। और तो यहाँ 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 एक गवर्नमेंट अपना, ये वैसे हो क्यों रहा है? देखो ये तो यहाँ लिखा ही नहीं बेसिकली, है। हाँ बेसिकली केवल ये है, वो क्यों रहा है ये तो यहाँ पे भी नहीं लिखा है, ये इस पूरे आर्टिकल में कहीं नहीं था। बस देखो, पहले अपन को हाँ। जानना जरूरी है कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। देखो, ट्रिब्यूनल्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि जिससे किसी भी केस की स्पीड बढ़ाई जा सके, या किसी केस में कोई एक्सपर्टीज चाहिए तो उसके एक्सपर्ट्स को नियुक्त करके उस केस पे कुछ एक्सपर्टीज ली जा सके, या जो कोर्ट्स पे वर्कलोड है उसको कम किया जा सके, या ज्यादातर अपन देखते हैं ना जो केसेस होते हैं, जो बड़े केसेस होते हैं जिनमें एक्सपर्टीज वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग हम्म। बिजनेस के लिए इन सब चीजों के लिए हम्म। ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कम की जा सके। लेकिन अब हो क्या रहा ना, कि जो कोलेजियम है कोर्ट का, वो भेज रहा है केंद्र सरकार को कि ट्रिब्यूनल्स में लोगों को नियुक्त किया जा सके। और अप्रैल में कोलेजियम ने ये कहा था कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट भेजी है आपको ट्रिब्यूनल्स के लिए या हाई कोर्ट्स के लिए कि इन लोगों को नियुक्त करो, तो केंद्र सरकार ने उसको अभी भी नियुक्त नहीं किया। केंद्र सरकार कह रहा है कि हम आईबी से जांच करवा रहे हैं, आप लोगों ने जिन लोगों के नाम भेजे हैं उनकी आईबी से जांच होगी, फिर हम पता करेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये कैसे हैं, तब इनको नियुक्त करेंगे, ये वहां पे नियुक्त होने लायक भी नहीं है। केंद्र सरकार का कहना ये है कि हम जांच करवा रहे हैं तब परमिशन देंगे नियुक्ति की। अब हम्म। प्रॉब्लम क्या है ना, जब तुम नियुक्त नहीं कर पाते हो कभी भी ट्रिब्यूनल में या इन सबको, तो जस्टिस मिलने में उतनी ही ज्यादा देर होती है, समझ रहे हो? हम्म। कि जस्टिस जितनी ज्यादा देर होगी, लोगों का तुम्हारी न्यायपालिका से या ट्रिब्यूनल से उतना ही ज्यादा विश्वास उठता चला जाएगा। तो हम्म। सीजीआई इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा है। उनका कहना सीधा, उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि आप चाहते क्या हो, कि हम अपने हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दें। उन्होंने सीधे हम्म। केंद्र सरकार से यही कहा है, क्योंकि अगर हम लोग आपको कोई भेज रहे हैं, कुछ रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो उसको आप सुन नहीं रहे हो, हम लोगों को कोई टाइम फ्रेम, कम से कम एक टाइम फ्रेम बनाओ कि इस इतने टाइम में हम कोलेजियम की जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनको मानेंगे या अस्वीकार कर देंगे। तो मना करो, वापस भेजो, हम दूसरे लोगों का नाम भेजेंगे, कुछ तो करो। तुमने तो पॉकेट हम्म। वीटो जैसा यूज कर दिया कि कुछ बता ही नहीं रहे हो। अब दूसरी तरफ हम्म। देखा जाए ना, तो कुछ दिनों पहले अपने आईटी मिनिस्टर थे जो रविशंकर थे, उनने भी यही वाली बात की थी क्या, कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको मॉरल ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि होता क्या ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अलग अलग इंडस्ट्रीज पे या अलग अलग केसों में बहुत जल्दी स्टे दे देते हैं। तो स्टे देने से क्या होता है ना, जो काम चल रहे होते हैं दूसरी जगह, वो तुरंत के तुरंत रुक जाते हैं, चाहे इंडस्ट्री में चल रहे हो चाहे किसी में भी चल रहे हो। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट के लोग ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनसे कितने लोगों का पेट पल रहा है या कितने लोग भूखे मरने लगेंगे अगर इस काम पे स्टे आ गया तो इनको लेके हम्म। रविशंकर ने, जो अपने आईटी मिनिस्टर थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने ये कहा था कि हम मॉरल ट्रेनिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिससे जब वो फैसला लें तो केवल लॉ ग्राउंड्स को और किताबों में जो पढ़ के आए हैं उनको ही ना देखते हुए मॉरल इथिकल ग्राउंड्स को भी याद रखें, और उन लोगों के बारे में भी सोच के निर्णय दें जिनके बारे में वो स्टे ले रहे हैं, और जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बट हम्म। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि जैसे ही इन लोगों ने ट्रिब्यूनल्स को
जजेस को नियुक्त नहीं कर, सॉरी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स में जजेस को नियुक्त नहीं कर रही है केंद्र सरकार ही, केंद्र सरकार परमिशन ही नहीं दे रही है उनको, जिनको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशियरी ने भेजा है कि इन लोगों को नियुक्त किया जाए। तो ये लोग खुद से डिस्प्यूट नहीं बढ़ा रहे क्या? अपने सीजीआई का कहना यही है और इस आर्टिकल में भी कहना यही है कि यहाँ तो ये लोग खुद से ही जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हटाने की बात एक तरफ आईटी मिनिस्टर करते हैं और दूसरी तरफ तुम जजेस को नियुक्त ना करते हुए केसों को खुद से पेंडिंग करते हो और लटकाते हो। ठीक है, तो और अब अगर देखा जाए ना कि ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल है क्या, इस आर्टिकल में तो इतना ही है जितना इसमें लिखा हुआ है, और फिर यही लिखा है कि हाँ ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति करने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी ये वो फ्लंड करना, इस आर्टिकल में इतना ही है। अब अपन को ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानना जरूरी है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं ना, क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, मतलब अर्ध न्यायिक बॉडी होते हैं। ठीक है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में बनाए गए थे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जो कि आर्टिकल नंबर 323A और 323B के अंतर्गत आते हैं। अब ये बनाए गए थे कि किस लिए बनाए गए थे, ये तो अभी अपन लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि न्यायाधीशों पे लोड कम करने के लिए, सिंपल सी बात है। अब ट्रिब्यूनल्स करते क्या, अब अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ट्रिब्यूनल्स के साथ में, दिक्कत करते क्या है ये तो अपन लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ना कि वेकेंसीज हुई ट्रिब्यूनल्स में बढ़ती जा रही हैं, ट्रिब्यूनल्स की जो रिकमेंडेशन है उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है, लोगों को उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोगों का जुडिशियरी से विश्वास उठता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो नॉन यूनिफॉर्म वाला एक आता ना बेस कि ट्रिब्यूनल्स में कुछ तय ही नहीं है, एक ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार ने बना दिया, एक ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट ने बना लिया, एक ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया किसी के लिए, किसी में अध्यक्ष और सदस्य 4 साल के नियुक्त है, किसी में 10 साल के लिए नियुक्त है, किसी में 15 साल के लिए नियुक्त है। तो एक यूनिफॉर्म ही नहीं है कि ट्रिब्यूनल बनता कैसे है, किसी को नहीं पता, सब अपने हिसाब से बनाए दे रहे हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिब्यूनल्स को लेके इस समय देश में चल रही है। बाय द वे, ये जो लास्ट प्रॉब्लम बताई ना कि नॉन यूनिफॉर्मिटी, इसको लेके केंद्र सरकार एक सॉरी, ये जो लास्ट प्रॉब्लम बताई ना कि नॉन यूनिफॉर्मिटी, इसको लेके केंद्र सरकार एक लॉ भी लेके आई है। इस बिल का नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021। इस बिल में क्या है ना कि जो ट्रिब्यूनल की अभी तक किसको कितने साल तक रखना है ये तय नहीं था, तो वो तय कर दिया गया कि कम से कम 4 साल तक के लिए और ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल तक के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति को 4 साल और 6-7 साल तक के लिए ही नियुक्त किया जाएगा अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसमें। और इन ट्रिब्यूनल में नियुक्त होने वाला कोई भी व्यक्ति 50 साल के ऊपर का एज का नहीं होगा। ये इस बिल में किया गया था जिससे ट्रिब्यूनल्स में यूनिफॉर्मिटी आए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इस आर्टिकल में तो पूरा इतना ही है। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है ट्रेड को लेके। प्रॉब्लम क्या ना कि देखो, पहले ही प्री कोविड में अपन देखते हैं तो ज्यादातर देश फ्री ट्रेड को मना करते थे कि हमें फ्री ट्रेड नहीं करनी है, और जो संरक्षणवाद, एक संरक्षणवाद होता है ना कि हम सब खुद उगाएंगे, आत्मनिर्भर हम खुद से सब करेंगे, हमें ट्रेड नहीं करनी, ये सब कम करना है और ग्लोबलाइजेशन कम करना है और ज्यादा खुद से अपनी चीजें पूरी करनी है। और उसके बाद में आ गया कोविड। जैसे ही कोविड आया ना, उसने सप्लाई चेन को और ज्यादा तोड़ दिया, लोगों का लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो गया। कोविड में लोग और खुद से ही खुद की चीजों को जल्दी जल्दी करने लगे, क्योंकि बाहर से चीजें आ नहीं रही थी और देश में अगर जरूरत है तो उनको उगाना, उनको बनाना देश में जरूरी है। तो देशों ने और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया देशों को अपने ही अंदर, कि जो बाहर के देशों से वो चीजें लेते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उन चीजों को भी देशों ने कोविड के आने से और कम कर दिया। अब इससे हुआ क्या ना, जो अपन सप्लाई चेन कहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, वो टूट गई। और अभी क्या ना, बहुत सारे देश जो सप्लाई चेन होते हैं वो एक वजह से और टूटती है। कुछ तो होते हैं टैरिफ्स, कि ये टैक्स लगा दी, ये टैरिफ लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ये सब टैरिफ्स में आते हैं। एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं कि जैसे मान लो तुम हमारे देश में लेके आए अपने यहाँ का एक सामान बेचने, और हम कहते हैं कि ये सामान हम अपने यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुमने ये जो जिस फैक्ट्री में बनाया उस फैक्ट्री में तुम बच्चों को लगा के यूज कर रहे थे, या वो फैक्ट्री में, वो ऐसी फैक्ट्री थी उसमें सारे मानक सही से यूज नहीं किए गए, उसमें सारे मानक माने नहीं जा रहे थे, इस वजह से हम तुम्हारी फैक्ट्री का ये वाला
प्रोडक्ट लेंगे नहीं अपने देश में। इनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, कि मतलब टैरिफ से बैरियर नहीं लगाया बट दूसरी चीजों से तुम्हारे देश से आने वाले मालों पे बैरियर लगा दिया, तो मतलब अपने देश में आने नहीं दिया। तो इन वजहों से भी जो सप्लाई चेन है दुनिया की वो टूट रही है। बट इस आर्टिकल में क्या कहा गया ना, कि जब भी अपन देखते हैं कि देश दूर जाते हैं, अपनी तरफ सेंट्रलाइज होते हैं, उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि देश सब साथ में आ जाते हैं और सब लोग मिल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में अपन ने देखा, उसके बाद में यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सामने आए। जब ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद में अपन लोगों ने देखा कि आईएई सामने आया, आईईए सामने आया। 2008 की मंदी के बाद अपन लोग देखते हैं कि G20 सामने आया, जिसमें देशों ने आपस में बैठ के बात की कि ऐसी मंदी दोबारा ना आए। तो आज भी सभी देशों को मिलके ही चलना पड़ेगा। अब आज अगर कहा जाए ना कि इंटरनेशनल ट्रेड जो एकदम से गिरा है कोविड के बाद में, वो सेंट्रलाइजेशन की वजह से, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है, मैं बताता हूं एक एक करके। पहला पॉइंट तो ये है कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको एम्पावर करना पड़ेगा। वो देशों में आपस में ट्रेड बढ़वाए, उनके बीच की प्रॉब्लम सुलझाए, जिससे ट्रेड जल्दी से जल्दी बढ़े और इंटरनेशनल ट्रेड को फायदा मिले। दूसरा, जो संरक्षणवाद हो रहा है ना, सेंट्रलाइजेशन के, हम अपने देश में ही सब बनाएंगे, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, उन चीजों के चलते चलते पॉलिसीज हर देश को ऐसी बनानी पड़ेगी कि संरक्षणवाद ठीक है, अपने देश में बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, बट दूसरे देशों के साथ भी तुम्हारे ट्रेड्स कम ना हो, ट्रेड्स रुके ना, अपने देश में भी बनाओ और वो ट्रेड्स को कम भी ना हो। तीसरा कहा जाए ना, तो जो ऑटोमेशन है, कहा जाता है ना कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, चीजें चेंज हो रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो ऑटोमेशन के साथ में अगर तुम्हें लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाए रखना है, तो तुम्हें स्किल्ड लेबर की जरूरत है, क्योंकि तुम अच्छी चीजें बनाओगे तभी तो बेच पाओगे ना। तो स्किल्स लोगों की बढ़ानी जरूरत है, जिससे ऑटोमेशन को फायदा मिले। चौथा, देखो जब भी अपन जानते हैं कि कोई भी चीज ऑटोमेशन होता है कहीं पे भी, मान लो नई टेक्नोलॉजी आती है या नया कोई मशीन बनती है, तो वहां पे लोगों की जॉब्स भी जाती है। तो जिन लोगों की जॉब्स जाएगी ऑटोमेशन की वजह से, उनको इनकम सिक्योरिटी देने की भी जरूरत है। पांचवे की बात करें तो वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? जैसे एक बात मानो, अपन बाहर से कहीं से एक पेड़ लेके आए, कहीं से इंपोर्ट करवाया अपन ने, इंडिया में उस पेड़ से अपन ने प्लास्टिक बनाई और प्लास्टिक को बेच दिया किसी भी एक्स कंट्री को। अब मानो वो एक्स कंट्री ने उस प्लास्टिक से एक पेन बना लिया और फिर वो पेन को बेचेगा, तो इंडिया को पेड़ से प्लास्टिक बनाने में ज्यादा फायदा होगा कि एंड प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा फायदा होगा? ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट में फायदा होता है। और अगर तुम कच्चा माल को ही केवल चेंज करके, वैल्यू एडिशन ज्यादा ना करते हुए, फाइनल प्रोडक्ट ना बनाते हुए बेच देते हो, तो तुम्हारा वो वैल्यू एडिशन कम वैल्यूएबल होता है इन कंपेयर टू कि अगर तुम फाइनल प्रोडक्ट बना के निकालो। चाइना भी पहले यही करता था, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता था, बट आज चाइना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद ही अपने देश से निकालता है। इस वजह से वो वैल्यू एडिशन में और ऊपर चला जाता है, और जो 10 रुपए की वो चीज खरीदता है, वो 100 रुपए में बेचता है वैल्यू एडिशन करने के बाद में। अब इंडिया क्या कर रहा है इस समय? वैल्यू एडिशन तो कर रहा है, बट फाइनल प्रोडक्ट तक वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। तो इंडिया को करना ये चाहिए कि $300 बिलियन का कोई माल खरीदा जैसे मान लो, तो उसको 400-500 बिलियन डॉलर में बेचने के लिए फाइनल वैल्यू एडिशन करके चीजों को निकालना पड़ेगा, वरना अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगातार नुकसान होते रहेंगे। एक अगली चीज की बात की जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो टैक्स कहा जाए ना, टेक्निकल प्रोग्रामेबल चीजें हैं, क्योंकि दुनिया टेक की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया को इनोवेशन करना पड़ेगा। इंडिया को इनोवेशन करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जिससे टेक्निकल रिलेटेड चीजों का अपन इनोवेशन कर पाए, और वो इनोवेशंस को दुनिया फिर हमसे आके खरीदे, हमें दूसरों से ना खरीदना पड़े इससे। और राहत पैकेजेस की बात की जाती है ना, कि इस कंपनी को राहत पैकेज दे दिए सरकार ने, उस कंपनी को राहत पैकेज दे दिए। राहत पैकेज देना जरूरी है, एमएसएमईज को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो छोटे उद्योग होते हैं और उनसे ही ज्यादातर लोगों का पेट पलता है अपने देश में। लेकिन एमएसएमईज को राहत पैकेज देना जरूरी है, बट संरक्षणवाद बढ़ाना जरूरी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कि एमएसएमईज को राहत पैकेज तो दो, बट उनसे ये मत कहो कि तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करके खुद ही सब बनाओ, खुद ही बेचो और इंडिया में ही रहो, सब काम इंडिया में करो। नहीं, राहत पैकेज दो और उनसे कहो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ में
अपन लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकने नहीं है, वरना ग्लोबल चेन जो है ना ट्रेड की, वो टूटती चली जाएगी। और धीरे धीरे अगर संरक्षणवाद इतना ही ज्यादा बढ़ता रहा तो रिसोर्सेस किसी भी देश के लिए लिमिटेड हो जाएंगे। और जब लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं तो दूसरे देश एक दूसरे के, देखो दुनिया में रिसोर्सेस हर देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पाए जाते हैं। कुछ जगह कुछ अच्छे रिसोर्सेस है, कुछ जगह कुछ अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, ये फैक्ट है, इसको तुम बदल नहीं सकते, सिंपल सी बात है। और अगर उन अच्छे से रिसोर्सेस तक तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी कम होती चलेगी आने वाले समय के लिए, तो चीजें महंगी होती जाएंगी और ज्यादा। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगा ना, तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी एक्सपोनेंशियली, सीधी सी बात है। क्योंकि देश चाहेंगे कि जितना भी बिक रहा है वही महंगा बिके, हमारा कम से कम फायदा हो। और ग्लोबल चेन से जब तुम टूटते हो ना ब्रो, तो ग्लोबल चेन से टूटने का मतलब ही होता है कि तुम अपनी देश की ऑन ग्रोस डेवलपमेंट को रोकते हो। तो उसको बनाए रखना भी जरूरी है। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में कंपाइल की गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके अपने पीएम साहब क्या कहते हैं, ठीक है। तो अपने पीएम साहब ने कुछ दिनों पहले ना एक 4 पॉइंट बताए थे एक्सपोर्ट एक्सेस को बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या कहा था ना, पहला तो अपन लोगों को एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है इंडिया में, कि चीजों को आराम से एक्सेस किया जा सके, हर चीज तक पहुंच हो अपनी इंडस्ट्रीज की, जिससे इंडस्ट्रीज नई इनोवेशन कर सके, नई चीजें बना सके और ज्यादा बेच सके। दूसरा कहा था कि अपन लोगों को इंडिया में कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो चीजें अपन बना रहे हैं उनको मास स्केल पे बनाना, क्योंकि मास स्केल पे जब अपन किसी चीजों को बनाते हैं तो वो कंपेरेटिवली सस्ती हो जाती है। और इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती चीजें ज्यादा जल्दी बिकती है इन कंपेयर टू महंगी। क्योंकि अपन चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना मास में चीजें बनाता है इसलिए उसकी सस्ती बिकती है और हर देश खरीदता है उससे ऑलमोस्ट। थर्ड बात की जाए ना, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सरकार और जो कंपनियां हैं और इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं, इन सबको आपसी समन्वयन की जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में लड़ते ही रहोगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे ही बढ़ेगा। और चौथा डाइवर्सिफिकेशन, कि हम लोगों को एक तरह की चीजें नहीं बनानी है, अलग अलग चीजों को ट्राई करना है, अलग अलग प्रकार की चीजें बनानी है और उनको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है बेचने के लिए। ये 4 चीजें, एक तो एक्सेस बढ़ाई जाए, दूसरी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, थर्ड कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए और फोर्थ डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाया जाए। ये कहा था अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया में। दैट्स ऑल। लास्ट आर्टिकल है यूएन क्लॉज को लेके, कि जो यूएनसी लॉ है, जिसका अपन लोगों ने कल के एपिसोड में बात की थी, बाय द वे कल का जब करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे, कि जो यूएनसी लेवल सी लॉ है, उन मुद्दों को पीएम मोदी ने उठाया था। अब ये मुद्दे ऐसे उठाए क्यों है, इस आर्टिकल में एक दूसरा पहलू बताया गया है कि जैसे अपन साउथ चाइना सी देखते हैं, तो साउथ चाइना सी में चाइना ने एक 9 डॉटेड लाइंस बना के रखी हैं, जहां पे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ फ्लाइट, फ्रीडम ऑफ इनोसेंट पैसेज, इन सबको रोकता है चाइना, कि तुम वहां पे नेविगेशन नहीं चला सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, फ्लाइट नहीं कर सकते। जबकि वो इंटरनेशनल जो सी है उसमें भी नहीं, साउथ चाइना सी पे चाइना पूरी तरीके से आधिपत्य बनाए हुए है। दूसरा अपन देखते हैं ब्लैक सी में, जैसा रशिया ने बना के रखा है, ब्लैक सी में सेम काम रशिया करता है जो साउथ चाइना सी में चाइना करता है, कि वहां पे भी उसने यही सब चीजें बना के रखी हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं रशिया से ब्लैक सी को लेके हमेशा। और भी चीजें देखी, जैसे ईईजेड जो जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसमें ना इंडिया का जो ईईजेड है उसमें यूएसए घुस आता है, कई बार यूएसए आ जाता है। यूएसए अभी आया था तो इंडिया ने बहुत अपोज किया था उस बात को। अब पता है ऐसा क्यों है, यूएसए जैसे देशों ने यूएन क्लॉज को साइन ही नहीं किया हुआ, तो वो इंटरनेशनल जो सी लॉ है उसको मानते ही नहीं है यूएस। तो यूएस के लिए तो वो इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं, उनके लिए तो ईजेड नाम की कोई चीज है ही नहीं, उनके लिए ये चीजें है ही नहीं। कंजर्वेशन, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, टेरिटोरियल सी है, उनके लिए ये सब चीजें है ही नहीं, वो तो कहीं भी घुसाते हैं। तो अपने जब नरेंद्र मोदी ने यूएन क्लॉज पे बात की अभी यूएन में अध्यक्षता करते हुए, तो उन्होंने यही कहा कि जो देश हैं जो इससे बाहर है यूएन क्लॉज से, उनको आना चाहिए, इसमें साइन करना चाहिए। जो अलग अलग देश हैं जो सबको मिलकर चलना चाहिए, पीस, जो कहना ऑर्डर, गुड ऑर्डर, इंटरनेशनल गुड ऑर्डर, सिक्योरिटी हर देशों की संभाल के रखने के लिए इस ट्रीटी को सबको मानना चाहिए। जो देश इसमें शामिल नहीं है उनको भी शामिल होना चाहिए। और इवन दो हर किसी को आपसी भाईचारे और समरसता को लेके चलना चाहिए जब भी इंटरनेशनल चीजों की बात आती है, इंटरनेशनल सी को अपन टारगेट करते हैं। तो अब
यूएन क्लॉज की बात की जाए ना, तो अपन जो यूएन क्लॉज में कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि 4 अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, 12 नॉटिकल माइल तक, फिर 12 नॉटिकल माइल तक, फिर 200 नॉटिकल माइल तक, ये सब वो जोन्स हम्म। ऐसे नहीं है कि अलग अलग है। अब देखो अपने पास में 4 लॉस थे यूएन के। एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ हाई सीज, एक था कंजर्वेशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ लॉ, एक था कंजर्वेशन टेरिटोरियल सी एंड कंटेंजेंसी जोन। ये सब अलग अलग डेट में आए थे। जैसे कंजर्वेशन ऑफ हाई सीज की बात करें तो 1962 में आया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो 64 में आया था। जब अपन कंजर्वेशन ऑफ लिविंग सोर्स की बात करते हैं जो फिशरिंग को लेकर था, वो 1966 में आया था। और जो टेरिटोरियल सी एंड कंटिजेंसी जोन है उसको लेके जो लॉ था वो 1964 में आया था। हुआ क्या था, ये अलग अलग 4-5 प्रकार के लॉ थे, तो इन सबको ही मिला के एक बना दिया गया था यूएन क्लॉज। और यूएन ने उसको 1965 में लेके आया था, 1982 में इस पे देशों ने साइन किए थे, और 1994 नवंबर से ये लागू हो गया था, जिसमें इस समय 168 कंट्रीज हैं और 12 ऐसी कंट्रीज हैं जिसने इस पे साइन करके तो रखा है बट इसको मानती नहीं है वो लोग। तो इंडिया हम्म। ने अभी यही कहा है कि जिन्होंने साइन कर रखा है उनको मानना चाहिए। यूएस जैसे बड़े देश जिन्होंने साइन अभी तक नहीं किया है यूएन क्लॉज पे, उनको साइन करना चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ है तो उसको मानना जरूरी है। और इन्हीं सब बातों को लेके ये आर्टिकल दिया हुआ है कि यूएन क्लॉज को लेके अपने हम्म। पीएम साहब की जो वार्ता थी उसका एक दूसरा पहलू दिखाया है कि ये कैसे बना है, क्या है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से मोदी जी ने ये बात उठाई। तो साउथ चाइना सी, ब्लैक सी, अमेरिका का ईजेड ना मानना, ये सारी मेन प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से यूएन क्लॉज के वायलेशन जगह जगह पे देखे जा रहे हैं। और इसी वजह से अपने पीएम मोदी ने यूएन में अभी अध्यक्षता करते हुए इसकी बात उठाई है। तो दैट्स ऑल, इस आर्टिकल में तो यही था। हम्म, तो हम्म। यहाँ पे अपना 11 तारीख का करंट अफेयर्स होता है खत्म। ऑलमोस्ट सारे पेपर्स का करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल ब्रो। बढ़िया।